नमस्कार। आज बात करेंगे बांग्लादेश और भारत की, दो पड़ोसी देश जिनके बीच तनाव काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो आखिर हुआ क्या? कहानी की शुरुआत होती है एक अकेली हिंसक घटना से। एक ऐसी घटना जो देखते ही देखते एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। तो इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस चिंगारी को देखना होगा जिसने इस आग को भड़काया। और वो चिंगारी थी बांग्लादेश में एक छात्र नेता की हत्या। तो हुआ ये कि छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या हो जाती है और हत्या के फौरन बाद बिना किसी सबूत के इसका इल्जाम सीधे सीधे भारत पर लगा दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की अपनी खुफिया एजेंसियों को भी इस मामले में कोई भारतीय लिंक नहीं मिला। लेकिन देखिए, मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। कहानी को और भी पेचीदा बनाती है एक और मौत। यहाँ पर दो नाम हैं, उस्मान हादी और दीपू चंद्र दास। उस्मान हादी, जिनकी मौत पर तो यूएन तक ने चिंता जताई, और दूसरी तरफ दीपू चंद्र दास, एक हिंदू अल्पसंख्यक जिनकी मौत पर संयुक्त राष्ट्र के बयान में जिक्र तक नहीं हुआ। और यही जो दोहरा रवैया है ना, यही इस पूरे तनाव की जड़ में बैठा है। तो एक हत्या के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन बहुत जल्दी ही हिंसक हो गए, और ये हिंसा किसी खास दिशा में मोड़ी गई। हाँ, ये कोई आम अशांति नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने बहुत सोच समझकर उन जगहों को निशाना बनाया जिनका भारत से कोई न कोई कनेक्शन था, जैसे कि ढाका में भारतीय उच्चायोग, कल्चरल सेंटर्स, अखबारों के दफ्तर, और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये थी कि स्थानीय हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को भी निशाना बनाया गया। और इस हिंसा का जो मानवीय पहलू है वो वाकई में दहला देने वाला है। दीपू चंद्र दास, जिनका जिक्र हमने पहले किया था, उन्हें जिंदा जला दिया गया। और किस बात पर? सिर्फ एक झूठे बेबुनियाद इल्जाम पर। ईशन निंदा का एक ऐसा आरोप जिसका कोई सबूत उनके फेसबुक प्रोफाइल पर मिला ही नहीं। अच्छा, तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था उसकी आग को सरहद पार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। भारत में इसकी एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, और ये एक तरह का एक्शन रिएक्शन चेन बन गया। पहले ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन हुए, जवाब में नई दिल्ली में लोगों ने बांग्लादेश हाई कमीशन पर बैरिकेड तोड़ दिए। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक बांग्लादेश के दूतावासों और वीजा सेंटर्स के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुए। मतलब एक जैसे को तैसा वाला माहौल बन गया। इन बढ़ते प्रदर्शनों का असर सीधे सीधे डिप्लोमैटिक लेवल पर पड़ा। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपनी सभी वीजा और कॉन्स्युलर सर्विसेज को फौरन रोक दिया। तो सड़कों पर तो जो हो रहा था वो हो ही रहा था, लेकिन अब बात आ गई थी सरकारी और राजनयिक स्तर पर एक ऑफिशियल टकराव की। अब डिप्लोमेसी में एक चीज होती है, डिप्लोमैटिक समन। ये बहुत ही गंभीर कदम माना जाता है जब कोई देश अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए दूसरे देश के राजदूत को बुलाता है। और हाँ, ठीक यही हुआ। तो ढाका ने क्या किया? उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। और क्यों? भारत में हो रहे प्रदर्शनों का विरोध करने के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही गौर करने वाली बात है, बांग्लादेश ने भारत में हुए रिएक्शन पर तो ऐतराज जताया, लेकिन अपने देश में हुई उन घटनाओं पर कुछ नहीं कहा जिनसे ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। अब ये मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच का नहीं रह गया था। दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस पर नजर गड़ाए हुए थी, और ऐसा लग रहा था कि इस क्षेत्र की पूरी जियोपॉलिटिक्स ही बदलने वाली है। तो देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा था। रूस ने बांग्लादेश को 1971 की जंग में भारत की मदद की याद दिलाई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस पूरी हिंसा पर चुप्पी साध ली, एक तरह की रणनीतिक चुप्पी। और यूएन ह्यूमन राइट्स ने, जैसा हमने पहले देखा, उस्मान हादी पर तो चिंता जताई, लेकिन दीपू चंद्र दास का नाम तक नहीं लिया। और ये 1971 का जिक्र बहुत अहम है। रूस ने साफ साफ याद दिलाया कि जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब भारत और सोवियत संघ उसके साथ खड़े थे, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान दूसरी तरफ थे। ये एक तरह से इतिहास का आईना दिखाने जैसा था। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला डेवलपमेंट है वो ये है, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी बांग्लादेश गए और दोनों देशों के बीच एक रक्षा समझौते पर बात शुरू हुई। ये समझौता कहता है कि एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये 1971 से पहले वाली स्थिति में लौटने जैसा होगा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव होगा। तो इन सब के बीच एक नया रक्षा समझौता बनने की कगार पर है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या दक्षिण एशिया का रणनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है?